हेलो बच्चों। तो नीट के एग्जाम में अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे पास। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो हेलिक्स इंस्टीट्यूट ने बेटा ये जो नीट की सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें बच्चों ने क्वेश्चंस के थ्रू हर चैप्टर को रिवाइज किया, उसमें अब हमारे पास कुछ चैप्टर्स जो बचे हैं, एक चैप्टर उसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपका 12th की बायोलॉजी का चैप्टर है। जैसे कि देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में मैकेनिज्म्स के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू हमें पूरा चैप्टर समझाया जाता है। उसमें जो भी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमें बताया गया। एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट हमारे पास कुछ डाटा प्रोवाइडेड है, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जो हमें याद रखनी है। और हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में से नीट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसको हम स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस में जाने से पहले ना कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि ओल्ड एनसीईआरटीज में थी और न्यू एनसीईआरटीज में उसको रिवाइज्ड करके हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहली लाइन बेटा अगर हम देखें, ओल्ड एनसीईआरटीज में ना यूनिवर्स जो है उसको बताया गया कि दैट इज वेरी ओल्ड, विच इज 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। ये पुरानी एनसीईआरटीज में गिवन है। अगर हम नई जो हमारे पास डाटा आया है उसको देखें, सो यूनिवर्स जो है दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये सबको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की हमने बात कर ली। अब कुछ थ्योरीज थी जिसने बताया कि यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास जो थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने बोला कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उस ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स करा एक्सपैंड। यूनिवर्स के एक्सपैंड करने से जो अर्थ का टेम्परेचर था दैट केम डाउन, टेम्परेचर केम डाउन, देन हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस वर फॉर्म्ड। अब इन गैसेस ने मिलकर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने बनाई गैलेक्सीज, जैसे कि अर्थ की गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन की अगर हम बात करें दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। करेक्ट। अब अर्थ के ओरिजिन के बाद बात करते हैं लाइफ कब आई। ओके, सो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ। करेक्ट। नाउ उसके बाद दो चीजें और हैं, नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स कब आई फर्स्ट और सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स कब आई, ये भी डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इट कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। Okay, and first cellular form of life that came 2000 million years ago. In other terms you can say 2 billion years ago. Correct. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में बताई गई है, तो आपको बड़े अच्छे से इसको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा यहां पर क्या है, इन द डायग्राम शोन विच लेबल्ड पार्ट्स सॉ फॉर द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। अब ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, सब बच्चों को पता है। ये डायग्राम जो है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो किसने किया था, पहले कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1953। और किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म किया था मिलर ने, एसएल मिलर, अलॉन्ग विद उसका एक टीचर था यूरे। उसकी हेल्प लेकर उसने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। उसको क्या प्रूव करना था यहाँ पर कि जो आपके पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये उसने देखना था। राइट, तो उसने यहाँ पर जो कंडीशंस रखी अपने सेटअप में, वो रखी वही सेम कंडीशंस जो कि प्रिमिटिव अर्थ पर थी। प्रिमिटिव अर्थ पर जो भी कंडीशंस थी वही सेम कंडीशंस उसने यहाँ पर रखी। अब क्या क्या कंडीशंस थी, एक तो उसने टेम्परेचर रखा हाई, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रखा, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे बेटा देयर वाज नो ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन नहीं थी, तो उसने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रखा। अब उसने देखो यहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रखने के लिए उसने यहां पर वैक्यूम पंप यूज किया। सो डी हमारे पास वैक्यूम पंप है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट को रखने के लिए। अब यहां पर देखो बॉइलिंग वाटर से जो भी वेपर्स आए, राइट, वो वेपर्स जो है इस स्पार्क चैम्बर में यहां पर तक पहुंचे। अब यहां पर कुछ गैसेस जो हैं वो उसने डाली, कौन सी गैसेस, मीथेन,
अमोनिया, हाइड्रोजन। सो ये गैसेस उसने यहाँ पर डाली अलॉन्ग विद द वाटर वेपर्स जो यहाँ से आ रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ से जो हीट जनरेट हो रही थी उस हीट को कूल डाउन करने के लिए उसने यहाँ पर यूज किया कंडेंसर। कंडेंसर में यहाँ पर देयर इज वाटर इनलेट, ये वाटर इनलेट है। कंडेंसर ने जो यहाँ से हीट जनरेट हो रही थी उसको एब्जॉर्ब करके एंड दिस इज द आउटलेट, कूल डाउन करने के लिए उसने यूज किया। अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों तक चलता रहा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद यहां पर वाटर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिक्विड वाटर में उनको दिखे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो क्या था, अमीनो एसिड्स। He found some amino acids. कौन सी अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कुछ दिनों तक चलता रहा, राइट। अब कुछ दिनों के बाद उसने जब देखा तो उसको वाटर में वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से आए एंड लिक्विड वाटर में यहां पर ये ट्रैप है, लिक्विड वाटर में यहां पर उसको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखे। एनालिसिस करने के बाद देखा कि देयर वर सम अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो यहां से उसको पता चला कि यस इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें सो फर्स्ट ए पार्ट इज कनेक्टिंग टू वैक्यूम पंप, तो हमारे पास बेटा वैक्यूम पंप को कनेक्ट करने वाला ऑप्शन डी है यहां पर लेबल्ड। प्रोवाइडिंग एनर्जी, अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर देखो पहले के जो प्रिमिटिव वर्ड थी वहां पर लाइटनिंग इफेक्ट आता था, उसी के साथ रिजेंबल करने के लिए यहां पर ही यूज्ड इलेक्ट्रोड्स। सो ए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स, करेक्ट। सो इलेक्ट्रोड्स जो हैं दैट प्रोवाइडेड एनर्जी, इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइडेड एनर्जी in this spark chamber, right? So third point is inlet of water. अब कंडेंसर यूज किया था क्योंकि जो हीट जनरेट हो रही थी उसको कूल डाउन करने के लिए। So inlet of water is this point C. C is the inlet of water. तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देखें तो D, A, C. So this is the correct option that we have got, right? Next question अगर हम बेटा देखें, so which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? अब आप देखो ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, राइट। अब हमें देखो एक चीज पता है कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें केमिकल एवोल्यूशन हुआ पहले, एनसीईआरटी की भी लाइन है बेटा ये, और फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, राइट। तो अब हमारे पास सबसे पहले देखो क्या चीज बनी होगी, पहले तो ऑर्गेनिक मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स को जोड़ के क्या बने, पॉलीमर्स बने। तो फर्स्ट हमारे पास ये आता है, वी हैव टू अरेंज इन द सीक्वेंस, ओके। सेकंड हमारे पास क्या है कि मोनोमर्स के बाद बने पॉलीमर्स। अब अगर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप देखो तो एक यहां पर वर्ड लिखा है प्रोटोबायोन्ट्स। बेटा प्रोटोबायोन्ट्स क्या है, प्रोटोबायोन्ट्स आप ऐसे बोल सकते हो दीज आर द प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर्स, राइट। सो प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटोबायोन्ट्स, इसका मतलब ये है सेल्स के प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर्स। इसको हम ट्रू सेल तो बोल नहीं सकते प्रीबायोन्ट्स को, बिकॉज प्रीबायोन्ट्स क्या थे, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के ही कॉम्बिनेशन से प्रीबायोन्ट्स बने थे। नाउ दे डू नॉट हैव डीएनए, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अब जिसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है वी कांट कॉल इट एज द सेल, राइट। सो प्रोटोबायोन्ट्स आर द प्रिकर्सर्स एंड देन हमारे पास बना डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, उसके बाद we have formation of DNA based genetic systems. So answer हमारे पास क्या है 2, 3, 1 and 4, थर्ड ऑप्शन।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देखो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स देखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। बेटा इसको समझने के लिए ना पहले एक डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम पर आते हैं। देखो देयर इज अ लॉ, ठीक है, जिसको हम वॉन बेयर लॉ बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है वॉन बेयर, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, राइट, जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इन सब में पहले कुछ जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स आते हैं। इन सब में पहले कुछ जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि कॉमन है टू ऑल द वर्टिब्रेट्स, राइट। सो पहले सारे वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर कुछ जनरलाइज कैरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद दे फॉलो देयर अडल्ट पैटर्न, राइट। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना अडल्ट पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि फिशेस के अंदर गेल्स जो हैं दे एग्जिस्ट इवन इन द अडल्ट फॉर्म्स, राइट। तो उसके बाद जो भी पैटर्न होता है वर्टिब्रेट्स का दे फॉलो, ये बात कही थी वॉन बेयर ने। देन एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने री इंटरप्रेट कर दिया किसका, वॉन बेयर का लॉ। उसने कहा कि जो एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियो एक स्पीशीज के, दे रिजेंबल द अडल्ट्स ऑफ द अनदर स्पीशीज, राइट। उसने कहा कि जैसे एम्ब्रियोज हैं एक स्पीशीज के, वो दूसरे स्पीशीज के अडल्ट को रिजेंबल करते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, राइट। और अर्नेस्ट हैकल ने एक हमारे पास जो लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ। तो ये जो बात अर्नेस्ट हैकल ने बोली थी, दिस वाज डिसअप्रूव्ड। ये डिसअप्रूव करी किसने, वॉन बेयर ने। वॉन बेयर दोबारा से आया, वॉन बेयर ने आकर क्या बोला कि ये उसने नहीं कहा था अपने लॉ में। वॉन बेयर ने कहा था कि जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज होते हैं वो सेम होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर करेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट कोई एम्ब्रियो, किसी स्पीशीज का एम्ब्रियो दैट नेवर पासेस थ्रू अडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स, राइट। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो जो आपके पास एम्ब्रियो है वो किसी दूसरे स्पीशीज की अडल्ट के साथ रिजेंबल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वॉन बेयर ने अर्नेस्ट हैकल के इस लॉ को क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था, ठीक है। अब आप इसमें भी देख सकते हो बेटा, ये देखो डायग्राम, इसमें ये जो आप देख रहे हो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, फिश की है, देन हमारे पास टर्टोइस की है, चिक एंड मैन। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर आप इनकी देखो, सबके एम्ब्रियोस क्या हैं, सिमिलर हैं। लाइक हम इसमें बता ही नहीं सकते कि ह्यूमन का कौन सा एम्ब्रियो है, फिश का कौन सा एम्ब्रियो है। इफ वी मूव टू देयर अडल्ट स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी डिफरेंट, राइट। देखो अडल्ट में यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वॉन बेयर ने ये उसका जो अर्नेस्ट हैकल ने बात बोली थी उसको उसने दोबारा से सही करके बताया, करेक्ट। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट लाइन बेटा एनसीईआरटी की है और ये क्या कह रहे हैं, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर नोटेड दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है, अडल्ट स्टेजेस थोड़ी ना पास करता है वो, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस सेम होती हैं। Next, embryological support for evolution was supported by Ernest Haeckel. Yes, he gave the biogenetic law जिसकी हमने अभी बात करी, और उसने ये भी बोला था that ontogeny recapitulates phylogeny, जिसका मतलब है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो अपना ancestral sequence फॉलो करते हैं, but this law was disapproved by von Baer. Okay, next, third, certain features formed during embryonic stage are common to all vertebrates that are absent in their अडल्ट। बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फिश है बेटा, फिशेस के पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी गिल स्लिट्स होते हैं और लेटर ऑन अडल्ट फॉर्म में भी गिल स्लिट्स होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर गिल स्लिट्स होते हैं बट दे आर एब्सेंट इन द अडल्ट्स, करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एम्ब्रियोज ऑफ ओनली फिशेस हैव अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स।
फिशेस के एम्ब्रियो के पास ही सिर्फ गिल स्लिट्स नहीं होते, दिस करेक्टर इज कॉमन टू ऑल द वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हमने एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि दीज आर सम ऑफ द करेक्टर्स आर लाइक जर्नलाइज्ड करेक्टर्स जो होते हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं, लेटर ऑन दे डिसअपीयर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ फिशेस के पास वेस्टिजियल गिल स्लिट्स नहीं होते एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, सब वर्टिब्रेट्स के पास होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन बनती है 4, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज अ फैमिली ट्री। It is a family tree of dinosaurs, right? And their living modern day counterparts organisms like crocodiles and birds. अब ये डायग्राम जो है ये भी एनसीईआरटी में पूरा स्केच गिवन है, इसको समझते हैं एक बार क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बताया है, कोई कॉमन एंसेस्टर है इन सबका, राइट? अब ये कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग हमारे पास जो है वो वैरायटीज आई हैं, जैसे कि ब्रैंकियोसॉरस। ब्रैंकियोसॉरस डायनासोर जो है इसमें जो इसकी नेक है बेटा दैट इज लॉन्ग नेक, राइट। स्टेगोसॉरस के जो बैक है वो अगर आप देखो ध्यान से तो इसकी जो बैक है वो स्पाइक्ड है, मींस इसकी जो ये बैक है उस पर बोनी प्लेट्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं इसकी बैक पर। ट्रिसेराटॉप्स की बात करें तो ये 3 हॉर्न्ड डायनासोर है। टेरानोसॉरस, एनसीईआरटी टेरानोसॉरस रेक्स के बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शन बताती है, इसका पूरा नाम है टेरानोसॉरस रेक्स। अब इसकी जो हाइट है दैट इज 20 फीट, और इसके जो बेटा टीथ हैं, टीथ के बारे में भी बताया है, ह्यूज टीथ, डैगर लाइक, ह्यूज टीथ dagger like, and this is considered as the biggest dinosaur, Tyrannosaurus rex. Okay, now अब बीच में अगर आप देखो बेटा टेरेनोडॉन, टेरेनोडॉन जो है इट इज अ फ्लाइंग रेप्टाइल, ये आपको याद रखना है, फ्लाइंग रेप्टाइल। नेक्स्ट वी हैव क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बेटा ये लिविंग है। इस डायग्राम में क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी आप देख रहे हो दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ। सो टेरेनोडॉन भी फ्लाइंग रेप्टाइल है और ये क्या है, एक्सटिंक्ट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की अगर हम बात करें so it is a link, it is a missing link. Archaeopteryx is a missing link between birds and reptiles, between birds and reptiles. It is a missing link between birds and reptiles. Now Archaeopteryx जो है इसको lizard bird भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें बेटा इसको मिसिंग लिंक तो बोल रहे हैं बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का मतलब ये है क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स के पास बर्ड्स की तरह फेदर्स और विंग्स थे, और रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन सा था, टीथ, राइट। सो आर्कियोप्टेरिक्स के पास टीथ है विद अलोंग विद अ लॉन्ग टेल विच इज अ रेप्टिलियन कैरेक्टर। तो इसको हम लिंक बताया जाता है, इसको मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड reptiles. Okay, so this is about the family tree of dinosaurs. Next अगर हम बात करें क्वेश्चन की, which one of the following options give one correct example each of the convergent evolution and divergent evolution? अब इसकी अगर हम बात करें बेटा ध्यान से सुनना आपने, देखो 2 टाइप के ना ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। एक होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं और एक एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। अब ये क्या है, देखो जब ओरिजिन सेम हो
कॉमन एंसेस्टर हो, ओरिजिन क्या हो, सेम हो, एंड देन वो डाइवर्ज कर जाए, राइट। ओरिजिन जब क्या हो, सेम, ओरिजिन सेम हो, बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, और जो उनका फंक्शन है, फंक्शन जो है बेटा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स। और आप देख सकते हो होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो क्या शो करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन दे आर moving to another regions, right? So this means they show divergent evolution. वो क्या show करेंगे, divergent evolution show करेंगे। whereas अगर हम analogous organs की बात करें, so analogous organs में जो origin है that is different and then they converge to a particular region. it means origin हो गया different, origin is different and function जो है that is same, function is same. It means they show convergent evolution and it comes under the category of analogous organs. अब यहाँ पर अगर हम बात करें जहां पर divergent evolution लिखा है, it means we are talking about homologous organs, right? जहां पर convergent evolution बताया गया है means we are talking about analogous organs. अब इसी के बेसिस पर बेटा एनसीईआरटी में ना कुछ एग्जांपल्स गिवन है होमोलोगस ऑर्गन्स की और एनालोगस ऑर्गन्स की, और रिपीटेडली नीट में इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ इस टॉपिक में से। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल जो है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो दिस एग्जांपल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलोगस, राइट। आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में, ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी की है। अब यहाँ पर बोगेनविलिया और कुकुरबिटा में जो स्टेम है, स्टेम यहाँ पर मॉडिफाई होगी थॉर्न्स में, और यहाँ पर जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई होगी, टेंड्रिल्स में। बट बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है ना, तो जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। तो ये इन्होंने एनालॉगस में लिखा था तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, बिल्कुल सही है। अब ऑक्टोपस और मैमल की आईज का काम है विजन का, देखने का, तो यस फंक्शन हो गया सेम, और एनालॉगस में तो हमने बात कर ही ली कि फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो दिस इज करेक्ट। अब इसमें भी देख लो होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में अगर हम बात करें सो बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलो, इसमें भी बेटा बताया गया है, देखो ये क्या है हमारे पास, फोरलिम्स दिखाई हैं। अगर हम देखें तो फोरलिम्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, ओरिजिन भी इनका कॉमन है, बेसिक स्ट्रक्चर भी सबका सेम है, एंड फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ये जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलोगस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी एक बार देख लेते हैं। थॉर्न्स वाली एग्जांपल यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पर भी, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो होमोलोगस में आएगा। और इधर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बेटा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ये एनालॉगस की एग्जांपल है, ठीक है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स में आएगा। Fourth, bones of forelimbs of vertebrates. Now this comes under the category of homologous, और यहां पर ये एनालॉगस की है, तो ऑपोजिट लिखा था तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनती है दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मैच है, ये नीट 2024 में आया था। देखो अब इस मैच में क्या है, सबसे पहले तो लिविंग फॉसिल, ठीक है। अब लिविंग फॉसिल्स होते क्या है, लिविंग फॉसिल्स बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which have not changed for millions of years, बहुत सालों से वो चेंज ही नहीं हुए, राइट, उसको हम लिविंग फॉसिल कंसिडर करते हैं, दैट रिमेन्ड अनचेंज्ड। सो लिविंग फॉसिल में ना यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आएगी लैटिमेरिया। नाउ व्हाट इज लैटिमेरिया, लैटिमेरिया का दूसरा नाम जो है दैट इज सीलकेंथ, राइट। नंबर 2 अगर हम बात करें सो कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक जो है दैट इज एकिडना। Echidna जो है that is a connecting link. This you have to learn. Echidna is the connecting link between reptiles and mammals. It is a connecting link between reptiles and mammals. Vestigial organs. बेटा vestigial organs वो होते हैं जो हमारे ancestors में functional थे,
लेकिन विद एवोल्यूशन क्या हुआ, दे बिकम नॉन फंक्शनल और रूडिमेंट्री, अब वो फंक्शनल नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल हमारे पास आती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज वेस्टिजियल नाउ, राइट, नॉन फंक्शनल है ये। एटोविज्म की अगर हम बात करें तो एटोविज्म में हमारे पास है इलोंगेटेड कैनाइन टीथ। नाउ व्हाट इज एटोविज्म? एटोविज्म का मतलब है रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, लाइक हमारे एंसेस्टर्स में जो कैनाइन्स हैं दैट वाज वेरी शार्प एंड इलोंगेटेड, क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग थे, फॉर द टीयरिंग ऑफ फ्लैश उनको जरूरत थी इसकी। नाउ आफ्टर मेनी जनरेशंस, बहुत सारे टाइम के बाद जब दोबारा से रीअपीयरेंस हो जाए एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स की, देन इट इज कॉल्ड एटोविज्म। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एटोविज्म, इलोंगेटेड कैनाइन टीथ। अब ऑप्शन बनाते हैं इसमें। सो फर्स्ट इज 4 and B is 3, 4 3, then we have 2, 4 3 2 and 1, yes we have first option correct, and D का आगे हमारे पास 1। आपको ये एग्जांपल्स बेटा याद करनी है क्योंकि नीट में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स फीचर विद एग्जांपल। अब क्या है नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम पढ़ते हैं एक बार। बेटा नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, राइट। उसने बोला कि नेचर कुछ ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है, लाइक ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसी जीन्स हैं जो कि जिससे कि वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, वो अपनी प्रोजेनी बहुत जल्दी आगे बढ़ाएगा एंड दैट इज कंसिडर्ड लाइक फिट, राइट। तो अब नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने एक्सप्लेन की थी दैट वाज थ्रू दिस डायग्राम। हमारे पास ये जो डायग्राम है, जो हमारे पास ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, दैट इज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। अब इसको समझते हैं नेचर कैसे सिलेक्ट करता है किसी ऑर्गेनिज्म को। सी यहां पर हमारे पास मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स दिखाए गए हैं, राइट। अब यहां पर बेटा 3 चीजें हो सकती हैं, 3 टाइप के ग्राफ हैं। सबसे पहले देखो आप एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमारे पास 3 टाइप के ना इंडिविजुअल्स हैं, टॉल, मीडियम साइज्ड, टॉल, मीडियम साइज्ड एंड ड्वार्फ। जब नेचर फेवर करे मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स को, तो पीक जो है ग्राफ की आप देख सकते हो दैट गेट्स हायर एंड नैरोअर। जब नेचर मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स को फेवर कर रहा है, उनको सिलेक्ट कर रहा है, तो पीक देखो इसके कंपैरेटिवली यहां पर पीक हायर है और नैरोअर है। सो दिस मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम जो है इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, बैलेंसिंग सिलेक्शन। और यहां पर देखो मिड में वैल्यू आ रही है तो मीन करेक्टर वैल्यू आई हमारे पास, मीन करेक्टर वैल्यू ऑब्टेन हो रही है क्योंकि पीक इज गेटिंग नैरोअर एंड हायर, करेक्ट, क्योंकि मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स को फेवर कर रहा है। दूसरी एग्जांपल अगर आप देखो तो यहां पर पीक जो है दैट शिफ्ट्स टू वन डायरेक्शन, राइट, दैट इज शिफ्टिंग टू वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। इसका मतलब या तो टॉल को फेवर कर रहा है नेचर या फिर ड्वार्फ को कर रहा है, मीडियम साइज तो है ही नहीं है इसमें। सो इस टाइप की सिलेक्शन को बोला जाता है डायरेक्शनल, जो एक डायरेक्शन में जा रही है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी बोला जाता है इसको, करेक्ट। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, वो आगे हम एक बार डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड हमारे पास जो है दैट इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन। मतलब अगर नेचर सिलेक्ट करे टॉल साइज इंडिविजुअल्स को, ड्वार्फ साइज इंडिविजुअल्स को, तो 2 पीक्स आएंगे हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हो 2 पीक्स आर फॉर्म्ड। तो ऐसी टाइप की सिलेक्शन को बोला जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। और यहां पर बेटा हमारे पास पेरिफेरल वैल्यूज आ रही हैं, पेरिफेरल वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड, करेक्ट। तो ये 3 टाइप की नेचुरल सिलेक्शन है जो हमें बताई गई है। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स के थ्रू, वो हम देखते हैं।
पहले एक बेटा ये एग्जाम्पल देखते हैं, देन विल मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या दिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। देखो इसमें क्या दिखाया है, एनसीईआरटी की डायग्राम है और उन्होंने लिखा है कि व्हाइट विंग्ड मॉथ एंड डार्क विंग्ड मॉथ, डार्क विंग्ड मॉथ मतलब मेलेनाइज, जिसमें मेलेनिन ज्यादा है तो उनका कलर डार्क है। सो ऑन अ ट्री ट्रंक, ए अनपॉल्यूटेड में और बी लिखा है पॉल्यूटेड में। अब बेटा ये फर्स्ट वाली देख रहे हो लाइट कलर है पीछे, है ना, तो दिस इज बिफोर इंडस्ट्रीज वर सेटअप, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज आने से पहले, और ये है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज 1920। ईयर मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि 1920 के बाद बिफोर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास क्या कंडीशन थी। देखो जब पॉल्यूशन नहीं है तो ट्रीज की जो ट्रंक है वहां पर लाइकेंस नहीं ग्रो करा हुआ था, बिकॉज लाइकेंस ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहां पर पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। सो लाइकेंस की ग्रोथ की वजह से पीछे जो ट्री ट्रंक है उसका कलर क्या था, लाइट। अब हुआ क्या, जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है, व्हाइट विंग्ड मॉथ जो है उन्होंने खुद को क्या कर लिया, कैमोफ्लेज कर लिया। तो इनके बेटा जो प्रेडेटर्स थे वो इनको आकर पहचान ही नहीं पाए क्योंकि इन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया। किसको वो इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, डार्क विंग्ड को, डार्क विंग्ड मॉथ को इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, तो किसने, नेचर ने किसको सिलेक्ट करा उस टाइम पर, व्हाइट विंग्ड मॉथ को सिलेक्ट करा, क्योंकि इनका, इसीलिए इसकी प्रोजेनी जो नंबर था वो ज्यादा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, अब पॉल्यूशन की वजह से लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाए ट्रीज पर, अब पीछे जो बैकग्राउंड था वो डार्क हो गया। अब किन्होंने खुद को अच्छे से कैमोफ्लेज करा, डार्क विंग्ड मॉथ को। कौन इजीली रिकॉग्नाइज हो पा रहे थे, व्हाइट विंग्ड मॉथ। तो व्हाइट विंग्ड मॉथ दे वर इजीली किल्ड बाय देयर प्रेडेटर्स, इनका नंबर हो गया कम और इनका नंबर हो गया ज्यादा। नेचर ने किसको सिलेक्ट करा, डार्क विंग्ड मॉथ को, सो दैट वाज सिलेक्ट बाय द नेचर, करेक्ट। सो अब ये तो डायरेक्शनल सिलेक्शन की एग्जांपल होगी, क्योंकि एक टाइम पर नेचर एक को ही फेवर कर रहा है, या तो डार्क विंग्ड मॉथ को या फिर व्हाइट विंग्ड मॉथ को। प्लीज नोट वन थिंग बेटा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, इसको याद रखना है सब बच्चों ने, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे, यहां पर डार्क विंग्ड मॉथ ज्यादा थे, बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि यहां पर जो आपके पास डार्क विंग्ड है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी वेरिएंट जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गया, राइट। तो देयर नंबर विल बी वेरी डिक्रीज्ड, बट ऐसा नहीं है कि वो खत्म ही हो जाएंगे। सो ये लाइन आपको याद रखनी है। चलो तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन अ स्टॉर्म स्पैरोज विद एबनॉर्मली लॉन्ग और शॉर्ट विंग्स वर किल्ड। स्टॉर्म आया और उसकी वजह से कुछ स्पैरोज जिनके लॉन्ग विंग्स थे और जिनके शॉर्ट विंग्स थे, दे डाइड। दोज हु सर्वाइव पोजेसेस, जो बचे उनके जो विंग्स थे वो नॉर्मल थे और नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन था। सो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज ऑपरेटिंग हियर। अगर आप ग्राफ देखो तो आपको अब समझ आना चाहिए बेटा, हमने पीछे अभी डिस्कस किया है, ये तो है नॉर्मल, राइट। इफ पीक इज गेटिंग नैरोअर देन वी हैव दिस, तो इसका मतलब ये हो गई बैलेंसिंग की, राइट। ये बैलेंसिंग है, दिस इज डिस्ट्रप्टिव, और ये है डायरेक्शनल क्योंकि एक तरफ को शिफ्ट हो रही है। क्वेश्चन में हमें बताया है कि लॉन्ग और शॉर्ट विंग्स वाले जो हैं वो तो मर गए, अब बच्चे हमारे पास नॉर्मल वाले जिनके विंग्स क्या थे, नॉर्मल थे। अब इसका मतलब मिड वैल्यू आ रही है, मीन करेक्टर वैल्यू आ रही है ना। तो हमारे पास जो ग्राफ की पीक है दैट इज गेटिंग हायर एंड नैरोअर, सो दिस विल बी आवर आंसर, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ नीट पीवाईक्यू, 2019 में आया था, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, ये ध्यान से देखो। सो इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive.
एवरेज वेट वाले जो बेबीज थे उन्होंने सरवाइव करा, और वो कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न विद वेट, जिनका वेट था कम 2 से 2.5 केजी और जिनका ज्यादा था 4.5 से 5 केजी, उनकी डेथ हो गई। तो हम वो कह रहे हैं कि जो मिड वैल्यू थी 3 से 3.3 केजी वाले जो एवरेज वेट के थे वो सरवाइव करे। फिर से सिंपल सी बात है, आंसर क्या हमारे पास होगा, जब मिड वैल्यू आती है, मीन करेक्टर वैल्यू आती है, तो हमारे पास जो सिलेक्शन आती है बेटा दैट इज बैलेंसिंग सिलेक्शन, जिसका दूसरा नाम है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो इन एन एरिया ऑफ ब्लैक रॉक्स एज वेल एज व्हाइट रॉक्स, एक आपके पास ब्लैक रॉक्स है और वो कह रहे हैं कि एक आपके पास व्हाइट रॉक्स हैं, व्हाइट रॉक्स हैं। नाउ as in an area of black rocks as well as white rocks, the rabbits with black fur वाले जो rabbit हैं वो could hide among this black rocks, black rocks के पीछे जो है वो इन्होंने black fur वाले rabbits ने खुद को hide कर लिया predator से बचने के लिए। white rocks में likewise the rabbits with white fur वाले जो हैं वो white rocks के पीछे छिप गए। अब बचे कौन से, द रैबिट्स विद ग्रे फर वाले जो रैबिट थे वो खुद को कैमोफ्लेज नहीं कर पाए, राइट। सो हाउएवर दे कुड गेट नोटिस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ हैबिटेट एंड सफर्ड ग्रेटर प्रीडेशन, क्योंकि उनके लिए जगह नहीं थी कैमोफ्लेज करने के लिए, राइट। अब यहीं से बेटा गेस लगाओ, वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप की सिलेक्शन हुई होगी। देखो आपके पास पेरिफेरल वैल्यूज आ रही हैं, राइट, पेरिफेरल वैल्यूज आ रही हैं, दो पीक्स आएंगी आपके पास। तो दिस मीन्स दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ योर थर्ड कैटेगरी विच इज योर डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन बोलते हैं, करेक्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं, इनको आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। बेटा ये जो स्टेटमेंट्स है देखो ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब है कि रैंडम बाय चांस, हम मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो चेंज कैसा होगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। सो एवोल्यूशन जो है वो चांस फैक्टर होता है, रैंडम होता है, राइट। चांस फैक्टर की बात है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। सो बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। नंबर 2, द अपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स इज एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्शंस की वजह से अगर कोई चेंज आता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स बने, तो ह्यूमन ने ट्रिगर करा उसको। अब इसकी परफेक्ट एग्जांपल तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स की है। अगर हम बात करें बेटा, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करें तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे। वो कैसे, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो तो सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे विल डाई, बट सम बैक्टीरियाज आर रेजिस्टेंट, दे हैव सम जीन जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट बन गए। अब जो बैक्टीरियाज बच गए, सेंसिटिव वाले मर गए, जो बैक्टीरियाज बच गए अब उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाई, राइट। अब किसी टाइम पर आकर जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, राइट। जैसे कि मस्किटोज भी रेजिस्टेंट हो गए आजकल, करेक्ट। सो यहां पर एग्जांपल, इसका मतलब जो एंटीबायोटिक जो है उसका असर बैक्टीरिया पर नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन ने ट्रिगर करा, दैट्स व्हाई जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हुए, करेक्ट। So this is also a correct statement. Third, the resistant microorganisms are appearing in a time scale of centuries. बेटा centuries नहीं है, NCERT की लाइन है ये। They appear in a time scale of months or years, not in centuries. तो हमने यहाँ पर
इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, हमारे पास आंसर आता है थर्ड। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। बेटा इसको करने के लिए तो आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। करेक्ट, अडेप्टिव रेडिएशन यहां पर शो करी है मार्सुपियल्स की ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन? सी इन सबका यहां पर कॉमन ओरिजिन है, राइट, कॉमन एंसेस्टर है, एंड देन दे गॉट रेडिएट, वो अलग अलग जगह पर पहुंच गए, एंड देन उन्होंने जहां गए वहां पर जाकर उन्होंने अडेप्ट कर लिया। सो दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन, एंड अडेप्टिव रेडिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन जो है उसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। करेक्ट। अब इसमें और अगर आप देखो दिस टेबल, इस टेबल में बेटा बताया है अडेप्टिव कन्वर्जेंस। अडेप्टिव कन्वर्जेंस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका, ध्यान से सुनना है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, बट उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, सेम है। तो वो एक जगह पर कन्वर्ज कर गए, ओरिजिन डिफरेंट है बट नीड सेम है, डिजायर सेम है, हैबिटेट सेम है, तो वो कन्वर्ज कर गए, और इसी को बोलते हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंस। जैसे कि अडेप्टिव कन्वर्जेंस दिखी थी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो कि पाउच्ड मैमल्स हैं, और प्लेसेंटल मैमल्स में जिनके पास प्लेसेंटा होता है, उनके बीच में अडेप्टिव कन्वर्जेंस जो है वो देखी गई थी। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि प्लेसेंटल मैमल्स में मोल जो है वो अडेप्टिव कन्वर्जेंस किसके साथ शो कर रहा है, मार्सुपियल मोल के साथ शो कर रहा है। ठीक है, तो मोल जो है वो मार्सुपियल मोल के साथ अडेप्टिव कन्वर्जेंस शो करेगा, एंट ईटर नंबर्ड के साथ करेगा, माउस जो है वो मार्सुपियल माउस के साथ, लेमर विद द स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल विद द फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉब कैट विद द टाइगर कैट, वुल्फ विद द टस्मेनियन वुल्फ। यू हैव टू लर्न दीज ऑल। करेक्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, हमें वो सिलेक्ट करने हैं। सो अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास है फ्लाइंग फ्लेंजर, देन वी हैव वोम्बेट, देन वी हैव कोएला, देन वी हैव नंबट, स्पॉटेड कस्कस, बैंडिकूट। अब काउंट करते हैं, 1 फ्लाइंग फ्लेंजर, 2 3 4 5 6 and 7, so we got 7 correct. These are the Australian marsupials. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो मैच है बेटा, ये भी नीट 2024 का मैच है। अब इस मैच में देखो क्या बताया, 4 टर्म्स गिवन है, इन टर्म्स को पहले समझते हैं बेटा। जेनेटिक या जीन पूल, फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, जीन पूल। जीन पूल का मतलब है सम टोटल ऑफ जीन अलोंग विद देयर एलील्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स, ये किस में आएगा, जीन पूल में आएगा। सो फर्स्ट का है हमारे पास 4th। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इट इज अ सडन रैंडम चेंज, एकदम से चेंज आया, और ड्रिफ्ट मींस अपार्ट होना, राइट, कुछ एलील्स जो है वो अलग हो गई। सो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो इट इज रैंडम, बाय चांस इवेंट है ये। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, रैंडम हुई है, बाय चांस हुई है। जीन फ्लो, जीन फ्लो मींस देखो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जीन माइग्रेशंस हो रही हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर जीन माइग्रेशंस हो रही हैं, कुछ जीन्स आ रही हैं, कुछ जीन्स जा रही हैं, उसको बोलते हैं जीन फ्लो। मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन जब हो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट। जीन फ्रीक्वेंसी, नाउ एक जनरेशन में बेटा जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है एक पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है। सो जीन फ्रीक्वेंसी हम इसको मैच करेंगे विद स्टेबल विद इन अ जनरेशन। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है इसका, ए का 4th, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4th गिवन है, बी का 2, देन सी का हमारे पास आ गया 3rd, एंड डी का है 1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा दैट इज बेस्ड अपॉन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब
कौन सी कंडीशंस पर हो सकता है? तो अब उसमें 5 फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है जीन फ्लो, देन वी हैव जेनेटिक ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही बात है, नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशंस हैं। एक और फैक्टर जो हमारे पास आता है वो इसमें मेंशन नहीं है बट लिख लो, दैट इज जीन रिकॉम्बिनेशंस। जीन रिकॉम्बिनेशंस। एक और भी बेटा हम बात कर सकते हैं, सिलेक्टिव मेटिंग। अगर सिलेक्टिव मेटिंग होगी तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं कि जीन फ्लो से भी इक्विलिब्रियम बैलेंस तो नहीं रहेगा ना, कुछ वेरिएशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, उससे भी डिस्टर्ब हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी डिस्टर्ब होगा, नेचुरल सिलेक्शन से भी, देन म्यूटेशंस एंड वी हैव जीन रिकॉम्बिनेशंस। एक और हम बात कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्टिव मेटिंग। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द factors that affect the Hardy-Weinberg equilibrium. So our answer is third, A, B, C and D. Correct? Next question अगर हम देखें, so organisms from population A moves to population B. कुछ organisms इस population से यहां पर चले गए and interbreeding between the two populations occur, और यहां पर जाकर A और B population जो है उसमें interbreeding हुई। So what would be the result? First देखते हैं, change in the gene pool of B. B का जीन पूल चेंज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट नॉट इन द जीन पूल ऑफ A, ये तो गलत है बेटा। अगर हम देखें तो जो चेंज आएगा ना वो दोनों पॉपुलेशंस में आएगा, सिर्फ एक में नहीं आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। So addition of new alleles to population B and loss of alleles from population A, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो देखो एलील्स ऐड हो रही हैं, जेनेटिक वेरिएशंस यहां पर इंक्रीज होंगी, बट यहां पर एलील्स जो हैं उनका लॉस हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनरेस्ट्रिक्टेड जीन फ्लो एंड डिफ्यूजन ऑफ जीन्स इनटू पॉपुलेशन बी इफ इट अकर्ड सेवरल टाइम्स, बिल्कुल सही है। अनरेस्ट्रिक्टेड जीन फ्लो का मतलब है बेटा जब बार बार यहां से मल्टीपल टाइम्स माइग्रेशंस हो रही हैं तो उसको जीन फ्लो बोलते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बार बार माइग्रेशंस हो रही हैं और जीन्स की डिफ्यूजन हो रही है इनटू द पॉपुलेशन बी, और बहुत बार जब ये चीज होती है तो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर यहां पर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन 4, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct sequence of evolutionary trend in the history of plants। बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ना ये स्केच के ऊपर बेस्ड है, ये आपने देखा ही है। इस स्केच में देखो क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स के एवोल्यूशन के बारे में बताया गया, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, देन यहां से हमारे पास आए ब्रायोफाइट्स, देन ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स यहां से ओरिजिनेट करे ज़ोस्टेरोफाइलम, आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, देन वी हैव राइनेट टाइप प्लांट एंड देन वी हैव साइलोफाइटोन। नाउ साइलोफाइटोन इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ जो यहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जैसे कि स्फेनोप्सिड्स, हॉर्सटेल्स, then we have ferns, then we have ginkgos, then we have conifers, nettles, then progymnosperms। progymnosperm से हमारे पास आए सीड फर्न्स, सीड फर्न से साइकेड्स, देन वी हैव डाइकॉट्स, डाइकॉट्स के बाद मोनोकॉट्स। सो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, देन वी हैव ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, देन वी हैव राइनेट टाइप प्लांट, देन वी हैव साइलोफाइटोन। अब यही सीक्वेंस को ढूंढते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, साइलोफाइटोन, ये तो गलत हो गया। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, राइनेट टाइप प्लांट, साइलोफाइटोन, ये बिल्कुल सही है। यहां पर भी उन्होंने इनकरेक्ट लिखा है, स्टार्ट ट्रैक्योफाइट से कर दिया, यहां पर क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स के बाद सीधा साइलोफाइटोन लिख दिया, तो गलत है। सही हमारे पास बनेगा ये वाला सीक्वेंस, राइट। तो आपको सीक्वेंस में वो याद रखना है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट ऑफ पीरियड्स इन पैलेयोजोइक एरा। बेटा यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास देखो 4 एरा है। अगर हम ओल्ड से रिसेंट की बात करें, वी हैव प्रोटेरोजोइक एरा, देन वी हैव पैलियोजोइक एरा, देन वी हैव मीजोजोइक एरा,
और फिर हमारे पास आता है सीनोजोइक एरा, राइट। अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो वहां पर पैलेजोइक एरा में सी दीज आर द एरास, और ये जो हमारे पास गिवन है ये पीरियड्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में पैलेजोइक एरा के पीरियड्स के बारे में पूछा है, तो आपको याद कैसे रखना है, SDCP, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सिल्यूरियन, डिवोनियन, SDCP फ्रॉम ओल्ड, क्वेश्चन में पूछा है ओल्ड टू रीसेंट की तरफ को जाओगे आप। सो सबसे पहले सिल्यूरियन, देन वी हैव डिवोनियन, देन वी हैव कार्बोनिफेरस, देन वी हैव पर्मियन। तो ये है यहाँ पर पर्मियन लिख दिया बेटा, ये तो गलत हो गया। सिल्यूरियन SDCP मीन सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखो नीट 2024 में आया था, छोड़कर नहीं जाने हैं बेटा, जितने भी स्केचेस, जो भी टेबल्स, ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, यू हैव टू लर्न सबको। ये जो भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास इन स्केचेस में गिवन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो नाउ सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, कब आए थे इनवर्टिब्रेट्स? एनसीईआरटी में जो डाटा हमारे पास गिवन है दैट इज 500 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए थे। जॉलेस फिश की अगर हम बात करें बेटा, सो 350 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जॉलेस फिश जो है वो आई थी। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स अगो। ईयर सीलकेंथ लैटिमेरिया कॉट इन साउथ अफ्रीका, तो इसका हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है दैट इज 1938 में मिली थी। देन लैंड रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं तो हमारे पास आता है सबसे पहले ए, देन बी, देन सी, देन ई, देन डी। ABCED ऑप्शन बेटा हमारे पास आता है थर्ड। तो ये सब कुछ याद करना है, कब इनवर्टिब्रेट्स आए, जॉलेस फिश, सीलेकेंथ कब मिली थी, लैंड रेप्टाइल्स कब आए, जॉलेस, सब कुछ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग सौरोप्सिड्स, इसके लिए भी बेटा अब टेबल याद करना है हमें एक। सो ये हमारे पास ना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताई है वर्टिब्रेट्स की थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। अब इसको अगर हम देखें तो स्टार्ट कहां से करना है आपको, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, अर्ली रेप्टाइल्स। अब अर्ली रेप्टाइल्स जो कि एक्सटिंक्ट हैं, अब नहीं है ये, उसमें से दो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांचिंग्स निकल रही हैं। एक साइड है साइनेप्सिड्स और एक साइड है सौरोप्सिड्स। पहले हम साइनेप्सिड्स वाले की बात करते हैं बेटा। साइनेप्सिड्स जो है ये ना ग्रुप्स हैं, साइनेप्सिड्स और सौरोप्सिड्स आर द ग्रुप्स। अब यहां से सबसे पहले आया पेलेकोसॉर्स, एक्सटिंक्ट है। पेलेकोसॉर्स से आया थेराप्सिड्स, ये भी एक्सटिंक्ट है। देन इट गेव राइज टू मैमल्स। ये जो ऊपर आप सारे देख रहे हो ये आज के टाइम पर सारे लिविंग हैं, ये सारे लिविंग हैं। तो इसका मतलब साइनेप्सिड्स वाले ग्रुप से हमारे पास क्या आए, मैमल्स आए, याद रखना है सबको। अब आते हैं सौरोप्सिड्स पर। सौरोप्सिड्स की बात करें तो दैट गिव राइज टू टर्टल्स, that gave rise to lizards, then we have snake, then we have tortoise, and अब सौरोप्सिड से हमारे पास आए थे थीकोडोंट। थीकोडोंट बेटा तीन चीजों के कॉमन एंसेस्टर्स बने। थीकोडोंट से हमारे पास आए क्रोकोडाइल्स, थीकोडोंट से हमारे पास आए डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, और थीकोडोंट से हमारे पास क्या आई, बर्ड्स आई। तो ये याद रखना है हमें। अब दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। अर्ली रेप्टाइल्स के दो ग्रुप्स थे, साइनेप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स। साइनेप्सिड्स से हमारे पास आए पेलेकोसॉर्स, देन वी हैव थेराप्सिड्स, देन वी हैव मैमल्स। ये दोनों एक्सटिंक्ट हैं, मैमल्स आज के टाइम पर हमें मिल रहे हैं। सौरोप्सिड से आए टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोरस। नाउ सौरोप्सिड से ही थीकोडोंट थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। थीकोडोंट बने कॉमन एंसेस्टर क्रोकोडाइल के, डायनासोर्स के एंड बर्ड्स के, राइट। अब क्वेश्चन में देखो हमें पूछा क्या था, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर लिविंग सौरोप्सिड्स। लिविंग सौरोप्सिड्स बताने हैं, इसका मतलब हमें मैमल्स को तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि मैमल्स की बात करें तो वो तो साइनेप्सिड्स में थे। अब सबसे पहले बेटा बलेनोप्टेरा लिखा है, जो बलेनोप्टेरा है वो तो ब्लू व्हेल है,
Balanoptera is the scientific name of blue whale, और ये मैमल है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. कोलंबा जो है दैट इज पिजन, तो ये है लिविंग भी है और ये बर्ड्स में आ रहा है, बिल्कुल लोगे आप इसको. नेक्स्ट टेरेनोडॉन. टेरेनोडॉन बेटा हमने डायनासोर्स वाले स्केच में पढ़ा था और ये है फ्लाइंग रेप्टाइल और ये है एक्सटिंक्ट, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. कैलोटस. कैलोटस इज द गार्डन लीजर्ड. कैलोटस इज द गार्डन लीजर्ड, रेप्टाइल है, इसको हम कंसीडर करेंगे. देन ट्रायसेराटॉप्स, ये तो डायनासोर है, एक्सटिंक्ट है, तो हम इसको नहीं लेंगे. टोटारस को बेटा बिल्कुल अभी देखा था हमने स्केच में, इसको भी हम लेंगे. स्टेगोसॉरस को नहीं लेंगे, डायनासोर है. टेरोपस टू है, इट इज अ मैमल. फ्लाइंग फॉक्स है ये, राइट. एंड ब्यूफो एम्फीबियन है, राना एम्फीबियन है, पैंथेरा इज मैमल, पावो दैट इज इट इज अ बर्ड. इट इज अ बर्ड. पीकॉक, पीकॉक का साइंटिफिक नेम है ये. तो जितने भी मैंने साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं ये आपके सिलेबस में है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस में ना हो. एनिमल किंगडम में बेटा ये सारे इनके नेम्स गिवन है. ओके, अब इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं. लिविंग सौरोप्सिड्स में हमारे पास आया 1 कोलंबा, 2 कैलोटस, टोटारा एंड देन वी हैव पावो बर्ड. टेरोपस को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे. हमारे पास 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली. अब बेटा जितनी भी सारी ये स्टेटमेंट्स हैं ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी एनसीईआरटी की ही हैं, कोई भी स्टेटमेंट बाहर से नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज एंड देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट मैमल जो मिला था वो बहुत छोटे छोटे साइज के, उनको श्रूज बोलते हैं, ये मेंशन्ड है हमारे पास, तो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जिसकी वजह से साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया था नॉर्थ अमेरिका को, बिल्कुल सही बात है एज पर द एनसीईआरटी. नेक्स्ट, व्हेल, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस लिव होल इन वाटर, दिस इज आल्सो करेक्ट. एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है. व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ, ये भी बेटा करेक्ट है. About 65 million years ago, the dinosaur suddenly appeared on the earth. यहाँ पर गड़बड़ क्या है? 65 million years ago, dinosaur suddenly disappeared. यहाँ पर क्या आना चाहिए था? Disappeared. Reason बेटा अब भी इसका कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है. Some people say due to some कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ या किसी की वजह से डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड, कोई कैलामिटी चेंज आया, ठीक है, तो यहाँ पर डिसअपियर्ड होता तो सही होती है स्टेटमेंट, अब ये गलत हो गई है. फिश लाइक रेप्टाइल्स वर प्रेजेंट प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, एग्जांपल है इसका इक्थियोसॉर्स, बिल्कुल सही बात है. अब हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वी हैव 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट. ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये गलत है. ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हमारे पास तो 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना. ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यस, हमारे पास एक ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर हमारे पास क्या बना इसका? 3rd. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास दिस इज मैच. ठीक है, अब इसमें ये नीट 2024 का क्वेश्चन है. अब इसमें देखो हमारे पास एरास गिवन है, अभी हमने बात करी थी ओल्ड से रीसेंट की तरफ को, हमने एरास को देखा था. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोटेरोजोइक एरा, देन हमारे पास आता है पैलियोजोइक एरा, देन हमारे पास आता है मीजोजोइक एरा और फिर हमारे पास सीनोजोइक एरा. अब एरास को ओल्ड से रीसेंट पे हमने देख लिया, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एवोल्यूशन में देखें तो पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे और फिर वर्टिब्रेट्स आए थे. वर्टिब्रेट्स में भी हम बात करते हैं जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं. सबसे पहले है प्रोटेरोजोइक एरा. प्रोटेरोजोइक एरा में हम करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, राइट. पैलियोजोइक एरा की बात करें तो वी हैव फिशेज एंड एम्फीबियंस. मीजोजोइक एरा की बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स, और सीनोजोइक एरा द रिसेंट वन मैमल्स. अब इसको अब देखते हैं. वी हैव प्रोटेरोजोइक, बी का 1, ओके, बी का 1, वी हैव 3 ऑप्शंस हियर. देन पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा डी का बेटा 2, यस.
सो वी हैव फोर्थ आंसर। दोबारा से देख लो, ए का है हमारे पास थर्ड, बी का है हमारे पास 1, देन सी का है सीनोजोइक का हमारे पास मैमल्स 4 एंड डी का हमारे पास है 2, दैट इज फिशेज एंड एम्फीबियंस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी हैव असर्शन रीजन। तो इसमें हमारे पास देखो क्या बोला है, इक्थ्योसॉर्स वाज अ फिश लाइक रेप्टाइल दैट वेंट बैक इनटू वाटर। अभी हमने बात करी थी, बिल्कुल सही है, इसका डाटा भी हमारे पास गिवन है। 200 मिलियन ईयर्स बैक कुछ बेटा लैंड रेप्टाइल्स जो थे दैट वेंट बैक इनटू वाटर, मतलब उनको लैंड पर, दिस इज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के हिसाब से वो लैंड रेप्टाइल्स से, बट फ्यू लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर। तो ये तो सही है। रीजन लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम लैंड टू वाटर। गलत है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो लाइफ ओरिजिनेट वाटर में हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए था कि वाटर टू लैंड, वाटर टू लैंड, तो ये ऑपोजिट लिखा है, तो गलत हो गया हमारे पास। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ह्यूमन एवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस मेंशन्ड हैं, सो वी हैव टू अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। पास्ट से रिसेंट की तरफ की हमने बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद बेटा आए थे होमो इरेक्टस, देन उसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस एंड देन वी हैव द रिसेंट वन होमो सेपियंस। ठीक है, तो नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। अब इसको सीक्वेंस में हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, ए डी सी बी, ऑप्शन 4। सबसे पहले होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथैलेंसिस एंड देन वी हैव होमो सेपियंस। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है, ऑप्शन आ गई हमारे पास 4। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन से नीट 2019 नीट 2019 में हमारे पास था। अब इसमें बेटा दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड अपॉन द क्रेनियल कैपेसिटीज। तो क्रेनियल कैपेसिटीज के बेसिस पर हमें क्या बताना है, सबसे क्रेनियल कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज होती गई थी, राइट। अब होमो हैबिलस को हमने सबसे पहले रखा है, तो होमो हैबिलस की क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से 800। देन हमारे पास होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी वाज 900। देन हमारे पास होमो निएंडरथैलेंसिस, बेटा होमो सेपियंस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ना दैट वाज 1350, तो हमसे थोड़ी सी ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी वाज ऑफ निएंडरथैलेंसिस, इनकी आएगी 1400 सीसी। करेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1350 और निएंडरथैलेंसिस की 1400 है। तो ऑप्शन देखते हैं, होमो हैबिलस का थर्ड मींस ए का थर्ड, देन बी का हमारे पास है निएंडरथैलेंसिस 4, ओके, सो देन सी का 1, यस, होमो इरेक्टस का 900 एंड देन होमो सेपियंस का है 2, correct. So third is the correct option here. Okay. Now next question. So which of the following statement is incorrect? अब इसमें से देखो ये सारी लाइंस बेटा एनसीईआरटी की ह्यूमन एवोल्यूशन में दी हुई है। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि जो प्राइमेट्स हैं ड्रायोपथिकस रामापथिकस वर एग्जिस्टिंग अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, बिल्कुल सही बात है। Next, about 2 million years ago, Australopithecus probably lived in East African grassland. This is also mentioned. Dryopithecus, Ramapithecus के बारे में बताया है कि they were existing 15 million years ago. Then Australopithecus के बारे में बताया है 2 million years ago they lived in East African grasslands. कुछ हमारे पास evidences मिले ऐसे, correct? Homo habilis probably did not eat meat. This is also mentioned. They did not eat meat. Agriculture came around 18,000 years ago. Beta, agriculture came around 10,000 years ago. Agriculture came around 10,000 years ago. 18,000 years ago तो हमारे पास प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आया था। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के बारे में बताया है 18,000 ईयर्स अगो और एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, राइट।
नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का एवोल्यूशन का है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्कल ए बी एंड सी। अब बेटा ये स्कल जो है ये एनसीईआरटी में बने हुए हैं, आप यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे 3 स्कल हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट जो आप स्कल देख रहे हो, ये स्कल जो है ये अडल्ट ह्यूमन का स्कल है। जो दूसरा आप देख रहे हो बेटा, दिस इज द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, राइट। और जो थर्ड है आपके पास, दिस इज द स्कल ऑफ अडल्ट चिंपैंजी। इस स्कल के थ्रू वो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, वो क्या है देखो, अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल्स ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, बेबी चिंपैंजी और अडल्ट चिंपैंजी का हमने ही देख लिया कि कौन सा किसका स्कल है, द स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो किसकी तरह ज्यादा है, अडल्ट चिंपैंजी की तरह ज्यादा सिमिलर है या फिर अडल्ट ह्यूमन की तरह वो ज्यादा सिमिलर है, अडल्ट ह्यूमन की तरह वो ज्यादा सिमिलैरिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है दैट इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन एंड लेस लाइक अडल्ट चिंपैंजी, करेक्ट। तो अब प्रीवियस स्लाइड पर जाकर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछे। क्वेश्चन कह रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्कल बी, बेटा अब इसमें एक बार लिख लेते हैं, जो ए है ये अडल्ट ह्यूमन का स्कल है, ये है अडल्ट चिंपैंजी का स्कल, और ये है बेबी चिंपैंजी का स्कल। नाउ स्कल बी इज ऑफ अडल्ट चिंपैंजी, सही है। स्कल सी इज ऑफ बेबी चिंपैंजी, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कल ए स्कल जो है दैट इज ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग एंड इज मोर लाइक सी, मतलब कह रहे हैं कि अडल्ट ह्यूमन का जो स्कल है वो बेबी चिंपैंजी के स्कल की तरह ज्यादा है देन बी, बिल्कुल सही बात है, यही हमने बात की थी अभी। नाउ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, करेक्ट गिवन है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बेटा हमने एवोल्यूशन के जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसके बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी पीवाईक्यूज आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये चैप्टर इजी लगा हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।